एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सुरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट की हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री स्टार्ट किया और बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल यानी कि फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया और हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। आज हमारी 4th क्लास है और पीछे की जो क्लासेस आपने नहीं ली तो प्लीज़ ले लीजिए। और हमारा चैप्टर है इतिहास, यानी कि कब कहाँ कैसे हम इतिहास को कैसे पढ़े और कैसे हमें पता चला कि हमारा इतिहास है। तो हमने पूरा डिटेल से अच्छे से क्लासेस ली है और आज वाली भी है, बहुत अच्छी क्लास होगी। प्लीज़ आप क्लास को पूरा देखिएगा। हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट है और हिस्ट्री की बुक है 6 क्लास की, यानी कि हमारा भारत, आवर इंडिया, हमारा इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास का स्रोत, इसको मोटा मोटा हम कर चुके हैं, क्लासेस हमने डेली ली है। बिल्कुल मैंने डिटेल से समझाया आपको साहित्यिक साक्ष्य कौन से थे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कौन से थे और किस टाइप से उनको पढ़ा गया, वो हम कर चुके हैं। हमें करना है विदेशी यात्रियों का विवरण, ये हम डिटेल से करेंगे बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है यानी कि साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, साहित्यिक साक्ष्य इनकी ये 2 टाइप्स के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य कौन से होते हैं? जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणेतर ग्रंथों का जो अध्ययन किया जाता है वो होता है धार्मिक, जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ। और वेद मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया था कि कौन कौन से वेद हैं और किस वेद में कितने सूक्त है या मंडल है, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आप पीछे वाली जो क्लास है उसमें आप देख सकते हैं। ब्राह्मणेतर जो साहित्य है उसमें कौन से आते हैं? बौद्ध, जैन साहित्य, ये सब उसमें आते हैं। आगे वेद के बारे में मैंने डिटेल से आपको करवा दिया है। अब आगे हम देखते हैं, सबसे पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है हमारा? यजुर्वेद। तीसरा था हमारा सामवेद जो कि संगीत का जनक है। चौथा हमारा था अथर्ववेद। तो ये तो हमने डिटेल से कर लिया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले सकते हैं। उपनिषद ये भी हम कर चुके हैं। आरण्यक ये हम डिटेल से बहुत अच्छे से कर चुके हैं। पुराण, हाँ, यहाँ से हम करते हैं रामायण। रामायण क्या है? यानी कि महाकाव्य की रचना जो है 2री शताब्दी के आसपास हुई। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में की गई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और इसमें 6000 श्लोक थे। अभी जो है 24,000 हो गए हैं, इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति मीन्स 24, सहस्त्री मीन्स 1000, सहस्र 1000 होता है, संस्कृत में ये गिनती है। तो सहस्त्री मीन्स 1000 यानी कि 24,000 श्लोक, संहिता भी इसको कहा जाता है। महाभारत जो है एक महाकाव्य है। इसकी रचना हुई लगभग 4ठी शताब्दी में महर्षि व्यास के द्वारा। रामायण की हुई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत की महर्षि व्यास के द्वारा। इसमें 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें कालांतर में, यानी कि इस समय इसमें 1 लाख हो जाने पर इसको महाभारत या सतसहस्त्री कहा जाता है। सत मीन्स 100, शास्त्री मीन्स 1000, 100,000 हो गए यानी कि 1 लाख हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो विदेशी यात्रियों का विवरण हमें जो करना है, क्योंकि पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण जो है वो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत की सामाजिक और राजनीतिक, स्पेशली इतिहास का पता चलता है। जो हमारा इतिहास है उसमें लोगों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था क्या थी, इसका हमें पता चलता है। तो विदेशी यात्रियों का विवरण है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यूनान और रोम के लेखकों का वितरण, यानी कि यूनान और रोम के जो राइटर थे उनका वितरण। चीनी यात्रियों का वृत्तांत, जो चीनी यात्री हमारे इंडिया में आए। और अरब यात्री जो हमारे इंडिया में आए, अरब व्यापारी जो हमारे इंडिया में आए, उनका विवरण है। यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, जैसे हम हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। ये जो है इतिहास के जनक है। और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व BC AD ये क्या होता है ये भी मैं आपको पीछे वाली क्लास में समझा चुकी हूँ। ये जो ईसा पूर्व भारत फ्रांस का जो संबंध था उसका उल्लेख किया है इन्होंने
हिस्टोरिका पुस्तक में। लेकिन इसका विवरण जो है अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, यानी कि जो विवरण इसने किया है वो खुद से नहीं देखा, जो इसने दूसरे लोगों से सुना, जो अफवाहें इसने सुनी उस पे आधारित इसने वो राइट किया। टेसियस, ये ईरान का राजवेद था। इसने भारत के संबंध में जो भी जानकारी है वो ईरानी अधिकारियों के द्वारा प्राप्त की, यानी कि इसको भी हम सटीक रिलायबल नहीं कह सकते। जो जानकारी इसने प्राप्त की वो अधिकारियों के द्वारा प्राप्त की, तो वो कौन सही बताएंगे, नहीं ना। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, यानी कि आश्चर्यजनक कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ, अब कहानी ही हो गई तो वो सच्ची थोड़ी ना होगी, दूसरों के द्वारा सुनी गई हो, दूसरों के द्वारा जो कहानी बनाई गई हो तो वो कैसे सही होगी, तो इसको रिलायबल नहीं माना जा सकता। सिकंदर के साथ भारत में आने वाले लेखों में निर्याक्स, आनेस्क्रिट्स, अरिस्टोबुल्स ये थे जिनके विवरण जो है वो विश्वसनीय है, यानी कि रिलायबल है और प्रमाणिक भी है। उसके बाद आता है मैक्सनिस, निकेटर का राजदूत था। मैक्सनिस के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक बुक में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का उल्लेख किया था, क्योंकि मौर्य समाज में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, उसी का उल्लेख करेगा। आगे है डाइमैक्स, सीरियन नरेश एंटीयोक्स प्रथम का राजदूत था और इसने बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका जरूरी नहीं है, हाँ, चीनी यात्रियों का वृत्तांत। चीनी यात्रियों का वृत्तांत कैसे है? चीनी यात्री बहुत प्रमुख थे, विदेशी जो यात्री है उसमें चीनी यात्रियों के लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि जो उन्होंने राइट किया वो थोड़ा रिलायबल था बाकियों की बजाय। तो चीनी यात्री फायन, जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, तो ये 375 से 415 ईस्वी के लगभग यहाँ आया। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके दरबार में आया, विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी विक्रमादित्य के दरबार में आया था और इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का उल्लेख है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है, यानी कि पॉजिटिविटी इसने फैलाने की कोशिश की। आगे हम बात करें, और हाँ, इसने 15 सालों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। क्या किया? 15 सालों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद हवेनचांग, इसके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। हवेनचांग ये जो है हर्षवर्धन के टाइम में आया, लगभग 629 ईस्वी के आसपास भारत में आया था और 16 वर्ष ये यहाँ रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। फायान ने 15 वर्ष तक बौद्ध धर्मों का अध्ययन किया, जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और इसकी पुस्तक सीयूकी, इसकी पुस्तक जो है वो क्या है? सीयूकी। तो ये पुस्तक थोड़ा ध्यान में रखना, ये जरूरी नहीं है। इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी में भारत में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अपनी भारतीय स्थिति का इसने उल्लेख किया था। आगे हैं अरबी जो यात्री थे, अरबी जो व्यापारी आए थे उनके बारे में। अरब के मुसलमान लेखक हसन निजाम अल मसूदी, सुलेमान अल बरून, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। निजामुद्दीन फरिश्ता, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनसे भारतीय इतिहास का पता चलता है कि भारत का इतिहास कैसा था। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट अल बरूनी के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म यानी कि खीवा में हुआ। अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी था। आपको पूरा नाम थोड़ा सा ध्यान कर लेना, आता तो नहीं है बट फिर भी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। अरबी फारसी के साथ इसको संस्कृत का भी ज्ञान था। इसे तहकीक ए हिंद यानी कि भारत की खोज पुस्तक की रचना किया था, जिसमें भारतीय की जो तत्कालीन दशाएं हैं, उस टाइम की जो दशाएं थी उसका इसने विवरण किया, इनकी आंखों देखा हाल इसने लिखा। सुलेमान और कौन है? अल मसूदी। इनके बारे में जस्ट आपको जाना है कि भी है कौन ये। उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है वो हम कर चुके हैं कि कौन से होते हैं। अभिलेख, मुद्रा, इनके बारे में हमने डिटेल से कर लिया है, बट फिर भी स्मारक जो है उसके बारे में कर लेते हैं थोड़ा सा। इस टाइम के जो अंतर्गत जो पुराने मंदिर थे, मूर्तियाँ, इमारतें थी,
उनसे बहुत धर्मों की जानकारी मिली है, सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ थी उस टाइम की सिचुएशंस थी उनके बारे में जानने को मिला है। और मंदिर जो निर्माण शैली थी उसको नागर, और दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली थी उसको द्रविड़ कहा गया, और दोनों शैलियों के मिश्रण को वैशल शैली कहा गया। ओके, तो हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, यानी कि इतिहास कब, क्यों और कैसे, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। और इसकी कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी हम करेंगे। ये देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है इसमें वट वृक्ष की पूजा का वर्णन किया गया है। ये वट वृक्ष की पूजा है, इसका वर्णन किया गया है। ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप किसी चीज़ की पिक्चर देखते हो, फोटो देखते हो तो वो अच्छे से याद रहती है, माइंड में सेट हो जाती है। आगे है, खुदाई में हमें तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले, यानी कि जो चीज़ें हमें मिली हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी हैं। तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। और किसके प्रमाण मिले हैं? 7 महिला व पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्य में परंपरा निभाने के, यानी कि पुरुष और महिला जो थे, बराबर के हकदार थे। शिव की पूजा के जो है प्रमाण भी मिले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले नंदी की पूजा करते थे, जो कि आज भी होती है। मोहनजोदड़ो में खुदाई में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, जो कि पूरे हाथों पर आभूषण पहने हैं, जो आज भी पहनती है। और चित्र में जो एक महिला है वो 2 शेरों को अपने हाथों से पकड़े हुए हैं, और जो कि दुर्गा जो माता है हमारे, उनके आरंभिक रूप को दिखाता है। तो वो पूजा उनकी आज भी होती है, यानी कि इतिहास से हम बहुत जुड़े हुए हैं। खुदाई में देवी की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं, जो देवियों की पूजा हम आज भी करते हैं। और एक व्यक्ति जो है वो जानवरों के साथ है, जो सर्प को पकड़े हुए हैं, और पशुपति शिव, इनको जो है पशुपति शिव माना गया है, जिनकी पूजा हम आज भी करते हैं। आगे है, खुदाई में सन्यासी के कमंडल मिले हैं, जो आज भी है हमारे पास। अनेकों हवन कुंड खुदाई में मिले हैं, जो आज भी, यानी कि हमारा जो इतिहास है उसको हमने अपने साथ संजो के रखा है, हमारी संस्कृति को। शिवलिंग की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। अब कुछ है महत्वपूर्ण जो है तिथियां हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तिथियां कौन सी है? मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 पहले होती थी, 7000 साल पहले होती थी। नगरों की स्थापना की शुरुआत जो है लगभग 4700 साल पहले आरंभ हो गई थी। और सरस्वती सिंधु नदी के जो सभ्यता के नगरों का अंत की शुरुआत है वो लगभग 3900 साल पहले हो गई थी। यानी कि शुरुआत कब हुई? 4700 साल पहले, और अंत की शुरुआत कब हो गई थी? 3900 साल पहले हो गई थी। और सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट तिथियाँ थी जो आपके लिए जाननी जरूरी थी। तो आई होप आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हो, और पीछे वाली क्लासेस आपने नहीं ली है तो आप प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि हमने एक एक चीज़ कंटिन्यू की है। थैंक यू।